नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका गिरी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। बता दें कि दिल्ली में आज सुबह विजिबिलिटी 500 मीटर दर्ज हुई। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम, 500 मीटर दर्ज हुई विजिबिलिटी। राजधानी दिल्ली में आज भी घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। बता दें कि दिल्ली में आज सुबह विजिबिलिटी 500 मीटर दर्ज की गई। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर चलना हुआ दूभर। खबर आगरा से है, जहां कैश डिलीवरी कर्मचारी करोड़ 36 लाख फरार। कैश डिलीवरी कंपनी का था कर्मचारी। बता दें कि साई की तकिया स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का यह पूरा मामला, जहां से बैंक में कैश जमा कराने आया था फरार कर्मचारी विवेक। कैश बॉक्स छोड़ बोरे में भरकर ले गया कैश। बता दें कि ब्रिक्स कंपनी का बताया जा रहा है कैश। पुलिस आला अधिकारी मौके पर मौजूद। वहीं कैश ले जाते सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी कर्मचारी के कई ठिकानों पर पुलिस की दबिश। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में पुलिस ने लिया। बता दें कि थाना रकाबगंज क्षेत्र के साई की तकिया का है ये मामला। बता दें कि कैश डिलीवरी कर्मचारी ने 36 लाख रुपए लेकर हुआ फरार। वहीं आरोपी कर्मचारी के कई ठिकानों पर दबिश दे रही है पुलिस। कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने लिया हिरासत में। थाना रकाबगंज क्षेत्र के साई की तकिया का है ये पूरा मामला, जहां कर्मचारी कैश लेकर हुआ फरार। कैश डिलीवरी कर्मचारी ने करोड़ों का कैश लेकर हुआ फरार। बता दें कि कैश डिलीवरी कंपनी का था कर्मचारी। साई की तकिया स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत था कर्मचारी। बैंक में कैश जमा कराने आया था विवेक। कैश बॉक्स छोड़कर बोरे में भरकर ले गया कैश। वहीं ब्रिक्स कंपनी का ये कैश बताया जा रहा है, जिसको कर्मचारी लेकर फरार हुआ। पुलिस आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। वहीं कैश ले जाते सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। बता दें कि आरोपी कर्मचारी के ठिकानों पर पुलिस दे रही है दबिश। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अजेंद्र चौहान। अजेंद्र, जिस तरीके से ये कैश कर्मचारी कैश लेकर फरार हुआ है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, ब्रिक्स कंपनी है ये आगरा में, और ये सभी मल्टीनेशनल जो कंपनी है, टोरेंट पावर हो या जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, उनका कैश लेकर बैंक में जमा कराने का इसका काम है। तो कैश कंपनी इसको कहते हैं। इस कंपनी का नाम ब्रिक्स है। इसमें एक कर्मचारी है, उसका नाम विवेक है, और ये विवेक जो एक गाड़ी है, उस गाड़ी में यहाँ जो कर्मचारी थे वो कैश लेकर आए थे। 1 करोड़ 36 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा रकाबगंज की जो शाखा है यहाँ पर जमा होना था। कर्मचारी विवेक को छोड़कर यहाँ बाहर चले गए और उसके बाद दूसरी बैंक में पेमेंट जमा करने गए। जब वहां से लौट कर आए तो देखा कि ना विवेक वहां पर मिला है। जो कैश का जो बॉक्स था वो बॉक्स वहां पड़ा हुआ था, और उसके बैंक में जब जानकारी की तो पता लगा है कि यहाँ पर कोई भी कैश जमा नहीं हुआ। तो इस तरीके से पुलिस को सूचना दी गई। कुल मिलाकर 1 करोड़ 36 लाख रुपए है। ब्रिक्स नाम से ये कंपनी है। आगरा में तमाम जगह का जो कैश है, जो कंपनी है, उनका कैश, प्राइवेट कंपनियों का कैश लेकर, या जो व्यापारी हैं जो अपना कैश अपने जो आउटलेट से जमा कराना चाहते हैं, अपने यहाँ बैठकर देना चाहते हैं, उसके बाद ये कैश बैंक जाता है और बैंक में तक पैसे जमा करने की गारंटी इस कंपनी की होती है, जिसकी एवज में ये उसका अपना सुविधा शुल्क लेती है। तो इस तरह से इस कंपनी के कर्मचारी ने ये फ्रॉड किया। 1 करोड़ 36 लाख रुपए लेकर गायब है। पुलिस अभी तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर तलाश की जा रही है। जी
जी अजेंद्र, जिस तरीके से कंपनी के कर्मचारी ने ही कैश को लेकर फरार हुआ है, तो वो कर्मचारी जो है कब से काम कर रहा था इस कंपनी में? देखिए, इस कंपनी में तमाम जो गार्ड होते हैं, गनमैन भी होते हैं और डेली का ही काम होता है। इसको चेस बैंक इस तरह से बोला जाता है। ये जैसे कि आगरा में अगर हम बात करें, टोरेंट पावर लिमिटेड है, इसके भी जितने भी कैश काउंटर होंगे, वहाँ सभी कैश काउंटर से ये कंपनी के कर्मचारी गनमैन होते हैं, अपनी गाड़ी में जो पैसा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से जो और भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनका पैसा कलेक्ट करने के बाद बैंक में जमा कराते हैं और बैंक में जमा करने के बाद उस कंपनी के अकाउंट में ही पैसा जमा कराया जाता है। तो ये कर्मचारी काफी दिन से काम कर रहा था और ऐसा नहीं है कि अलग अलग बैंकों में अलग अलग कर्मचारी को उतार दिया जाता है और वापस से उनको एक एक करके दे दिया जाता है। लेकिन कल ये बाकी के जो कर्मचारी लौटते हैं तो ये वहां से गायब, मतलब इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। जी अजेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। 1,36,00,000 कैश लेकर फरार हुआ कर्मचारी। खबर रायबरेली से है, जहां जिला कारागार में बंदी रक्षकों के मध्य मारपीट। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने लिया कड़ा एक्शन। जिला कारागार के 5 जेल वार्डर सस्पेंड। बता दें कि बंदी रक्षक पर किया था हमला। बता दें कि बंदी ने रक्षक पर किया था हमला। खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां जिला कारागार में बंदगी रक्षकों के बीच हुई मारपीट। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने लिया कड़ा एक्शन। बता दें कि जिला कारागार के 5 जेल वार्डर हुए सस्पेंड। बंदी ने रक्षक पर किया था हमला। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने लिया कड़ा एक्शन। बंदी ने रक्षक पर किया हमला। जिला कारागार के 5 जेल वार्डर सस्पेंड। बता दें कि इस मामले में वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने कड़ा एक्शन लिया है। 5 वार्डर सस्पेंड हुए हैं। जिला कारागार के 5 जेल वार्डर सस्पेंड हुए। वहीं बंदी ने रक्षक पर हमला किया था। रायबरेली से खबर है, जहां जिला कारागार में बंदी ने रक्षकों के साथ की मारपीट। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने इस मामले में लिया कड़ा एक्शन। जिला कारागार के 5 जेल वार्डर को किए सस्पेंड। बता दें कि बंदी ने रक्षक पर किया था हमला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे संवाददाता नरेंद्र त्रिपाठी। नरेंद्र जी, जिस तरीके से ये बंदी ने रक्षक पर हमला किया है, 5 वार्डन को सस्पेंड भी किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो वायरल वीडियो है उसमें साफ साफ देखा जा रहा किस तरह से पुलिस वाले ही पुलिस की पिटाई कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जेल के अंदर का बताया जा रहा है। कैंटीन जहाँ पे 5 जो बंदी है कैंटीन लिए रहते हैं और ये सिपाही वहाँ की देख रेख करता है और खाना बनाता। भंडारे में इसकी ड्यूटी लगी रहती है, सिपाही जिसकी पिटाई होती है। वहाँ पे जो 5 बंदी है उससे कई 1 महीने से टारगेट कर रहे हैं कि जो वहाँ के कैदी हैं उन्हें बेकार खाना दिया जाए भंडार गृह से, ताकि वो कैंटीन में आए। लेकिन उसको उसने नकार दिया। उसने ईमानदारी दिखाते हुए उस चीज को उन्होंने टारगेट जो किया तो उसको उस चीज से उन्हें मना कर दिया। जब वो 5 बंदी पहले से ही तैयार रहते हैं, जब वहां से सिपाही निकलता है तो पीछे से ही उससे मारपीट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस कदर मारते हैं कि वो पूरी तरीके से वहां जख्मी हो जाता है। वहां पे मौजूद जो जिला कारागार के सिपाही होते हैं मौके में पहुंच के उसकी जान बचाते हैं। तत्काल उसे रायबरेली के जिला अस्पताल पहुंचाते हैं। लेकिन जो वहां के जेल वरिष्ठ अधीक्षक है अरमाज गौतम, उन्होंने बताया साफ साफ जो 5 बंदी है उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये घिनौनी हरकत हुई है, जब सिपाहियों ने सिपाहियों को मारा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वारदात हुई है। इन 5 आरोपियों के ऊपर 147, 323, 506 के तहत जिला कारागार के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। जी नरेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि जिला कारागार में बंदी ने रक्षकों के मध्य हुई मारपीट।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने लिया कड़ा एक्शन। खबर हमीरपुर से है, जहां कवरेज के दौरान पत्रकार से हुई मारपीट। दबंगों ने पत्रकार से की मारपीट। बता दें कि दबंगों ने पत्रकार के साथ की है मारपीट। अवैध असलों और राइफल के दम पर की गई मारपीट। दबंगों ने पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी। वहीं दबंगों के चंगुल से छूटकर जान बचाकर भागा पत्रकार। हमीरपुर जिले के समेतपुर कस्बे का है ये पूरा मामला, जहां कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ हुई मारपीट। दबंगों ने पत्रकार से की मारपीट। बता दें कि हमीरपुर में कवरेज के दौरान दबंगों ने पत्रकार के साथ की मारपीट। हमीरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कवरेज के दौरान दबंगों ने पत्रकार के साथ की मारपीट। अवैध असलों और राइफल की दम पर की गई है ये मारपीट। वहीं दबंगों ने पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी। दबंगों के चंगुल से छूटकर जान बचाकर भागा पत्रकार। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे का है मामला, जहां कवरेज के दौरान दबंगों ने पत्रकार के साथ की मारपीट। दबंगों के चंगुल से जान बचाकर भागा पत्रकार। की खबर कवरेज करने गया हुआ था, तभी मैंने कई सुमेरपुर में जो पॉइंट अलाव के बने थे वहाँ पर कवरेज किया। वहीं एक दूसरे पॉइंट पर गया तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की और अभद्रता की, और कुछ लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया। वो लोग आए और राइफल वगैरह असला वगैरह लेकर के आए, जिसको 2-4 बट मेरी को मारी हैं। और मेरा एक लॉकेट था, वो लॉकेट छीन लिया है, और मेरे दोनों मोबाइल छीन लिए थे, और मेरा पर्स गिर गया है या छीन लिया, मुझे ये जानकारी नहीं है। बता दें कि दबंगों ने की पत्रकार के साथ मारपीट। कवरेज के दौरान हुई ये मारपीट। पत्रकार किसी तरह दबंगों के चंगुल से जान छुड़ाकर भागा। कवरेज के दौरान हुई है ये मारपीट, जहां दबंगों ने पत्रकार के साथ की मारपीट। बता दें कि दबंगों ने पत्रकार के साथ की मारपीट। अवैध असलों और राइफल की दम पर की गई है ये मारपीट। वहीं दबंगों ने पत्रकार को जान से मारने की भी दी धमकी। बता दें कि दबंगों के चंगुल से छूटकर जान बचाकर भागा पत्रकार। कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ दबंगों ने की मारपीट। बता दें कि असलों के दम पर दबंगों ने की पत्रकार के साथ मारपीट। पत्रकार को जान से मारने की दी धमकी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे संवाददाता अमित नामदेव। अमित, जिस तरीके से पत्रकार के साथ ये मारपीट की गई है, क्या कुछ और जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला सुमेरपुर कस्बे का है, जहां पर एक पत्रकार जो है खबर को कवरेज करने पहुंचे, तो वहां पर असलाहे के दम पर उसके साथ मारपीट की गई। उसका मोबाइल छीना गया, तो वहीं पत्रकार को मारा भी गया है। तो वहीं पत्रकारों ने दबंगों से अपनी जान छुड़ाकर भागा और पुलिस को तहरीर दी है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लेकिन पुलिस ने तहरीर लेने के बाद इसमें जांच की, जांच के किए जाने पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी अमित, जिस तरीके से पत्रकार के साथ मारपीट गई है, पत्रकार तो जानकारी देने का काम करते हैं और कवरेज के दौरान ये मारपीट हुई है, बड़ी बात ये है, तो क्या कुछ पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है? क्या दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं? जी, इस पे देखिए, पुलिस पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि पत्रकार के कवरेज के दौरान ये मारपीट पत्रकारों के साथ हो रही है। ये पहली मारपीट नहीं है, पत्रकारों के साथ कई जिलों से ये आती हैं खबरें सामने, लेकिन इस पे कार्रवाई जो होती है सिर्फ कागज पे होती है कार्रवाई, क्योंकि उन पे कुछ नकेल नहीं कसी जाती, जिस पर इनके हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। और पत्रकारों की बात करें तो ये जो पत्रकार थे, ये प्राइवेट अस्पताल में खबर कवरेज करने गए थे, गंदगी की खबरों को दिखाने गए थे कोरोना के लिए।
लेकिन उसी के दौरान इनके साथ मारपीट हुई है। तो उसमें अब पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी अवगत कराएगी। जी अमित, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगली खबर की तरफ बता दें कि अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां दबंगों ने झोपड़ी में लगाई आग। पीड़ित गरीब बुजुर्ग महिला के झोपड़ी में दबंगों ने लगाई आग। बता दें कि बुजुर्ग महिला आग में झुलसी, रात में सोते समय दबंगों ने लगाई आग। वहीं पीड़ित बुजुर्ग महिला ने 5 लोगों पर आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पीड़ित बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के पुखराया कस्बे का है ये मामला, जहां दबंगों ने बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में आग लगा दी। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के पुखराया कस्बे का है ये पूरा मामला, जहां दबंगों ने बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में आग लगा दी। पीड़ित गरीब बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में दबंगों ने आग लगा दी, जिसके बाद बुजुर्ग महिला आग में झुलसी। बता दें कि रात में सोते समय दबंगों ने लगाई झोपड़ी में आग। वहीं पीड़ित बुजुर्ग महिला ने 5 लोगों पर लगाए आरोप। ग्रामीणों ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बता दें कि कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के पुखराया कस्बे का है ये पूरा मामला। खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में लगाई आग। दबंगों ने रात में सोते वक्त लगाई ये आग, जिससे बुजुर्ग महिला आग में झुलसी। वहीं ग्रामीणों ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। महिला ने 5 लोगों पर लगाए हैं आरोप। बता दें कि बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में दबंगों ने लगाई आग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर देहात से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं अभिषेक शुक्ला। अभिषेक, जिस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद है, रात में सोते वक्त बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में आग लगा दी, क्या कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि पूरा मामला भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुखराया कस्बे का है, जहाँ पे ये पीड़ित महिला अपने झोपड़ी पे सो रही थी रात में। तो रात में दबंग लोग जाकर झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगाने पे ग्रामीणों में अफरा तफरी मची। अफरा तफरी के माहौल में ग्रामीणों ने बुजुर्ग महिला को झोपड़ी से निकाला। झोपड़ी में निकाल के उसको अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पूरे मामले को दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है और सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले को छानबीन करने में जुटी है। जी, जिस तरीके से महिला ने 5 लोगों पर आरोप लगाया, कौन है ये 5 लोग और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इन लोगों पर? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये 5 लोग वहीं पुखराया कस्बे के रहने वाले हैं, जिनका नाम भूरा, इरफान, अमीर, दानिश, रईस के ऊपर पीड़ित बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया है। किसी प्रकरण को लेकर ये लोग पीड़ित महिला को सता रहे थे। पीड़ित महिला ने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने पीड़ित महिला की गुहार न सुन के दबंगों को सड़क चढ़ दिया। जी अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि दबंगों ने पीड़ित बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में लगाई आग। झोपड़ी में आग लगने की वजह से महिला आग में झुलसी है। खबर की तरफ जो कोंडा गांव से है, जहां सर्व पिछड़ा वर्ग समाज आज करेगा चक्का जाम। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे ये चक्का जाम। महाबंद व नेशनल हाईवे 30 पर ये चक्का जाम होगा। जाम से राजधानी रायपुर का आवागमन बाधित होगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने पर रुका 27% आरक्षण। बता दें कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा नेशनल हाईवे 30 जाम। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज आज करेगा चक्का जाम। बता दें कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे चक्का जाम। बता दें कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर होगा चक्का जाम। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा ये जाम।
सर्व पिछड़ा वर्ग समाज करेगा चक्का जाम। खबर आपको कोंडागांव से बता रहे हैं, जहां 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये चक्का जाम होगा। महाबंद व नेशनल हाईवे 30 पर यह चक्का जाम होगा, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। जाम से राजधानी रायपुर का आवागमन भी बाधित होगा। बता दें कि राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने पर रुका 27% आरक्षण। वहीं सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा नेशनल हाईवे 30 जाम। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज करेगा ये चक्का जाम। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे चक्का जाम। राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने पर 27% आरक्षण पर लगा है रोक। बता दें कि सर्व पिछड़ा वर्ग समाज करेगा चक्का जाम। बुधवार को एक दिवसीय कोंडागांव जिला बंद एवं NH 30 नारायणपुर मोड़ मसूरा में चक्का जाम किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग समाज अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन के लिए बाध्य हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले दिनों विशेष विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर OBC को 27% आरक्षण देने का फैसला किया, परंतु महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा एक वर्ग विशेष के हित में बात करने जैसी, पिछड़ा वर्ग का अपमान करने जैसी राजनीतिक बयानबाजी करती हैं, जो कि एक संवैधानिक पद में रहकर ऐसी बयानबाजी उनको शोभा नहीं देती। हम महामहिम राज्यपाल महोदया से आग्रह करते हैं, हमारे आरक्षण संबंधी विधेयक पर त्वरित रूप से हस्ताक्षर करें और साथ ही साथ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर में निवासरत मूल निवासी पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को पेशा कानून में शामिल करने की मांग करती है। खबर मुरादाबाद से है, जहां सपा सांसद ने उठाई मांग। शराबियों को 3 महीने जेल भेजने के कानून पर उठाई ये मांग। रेगुलर शराब पीने वाले लोगों को गिरफ्तार कर 3 महीने के लिए भेजा जाए जेल। बता दें कि जेल में ही रेगुलर शराबियों की हो काउंसलिंग, उन्हें नशे से दिलाई जाए मुक्ति। कौशल किशोर के बयान का भी किया समर्थन। सपा सांसद ने उठाई है मांग। 3 महीने के लिए शराबियों को भेजा जाए जेल। जेल में ही रेगुलर शराबियों की हो काउंसलिंग। बता दें कि कौशल किशोर के बयान का भी किया है समर्थन। सपा सांसद ने उठाई मांग, जेल में 3 महीने के लिए शराबियों को करे बंद। सपा सांसद ने उठाई है ये मांग। जहां शराबियों को 3 महीने जेल भेजने के लिए कहा, रेगुलर शराब पीने वाले लोगों को गिरफ्तार करे और जेल में डाले, वहीं काउंसलिंग करवाई जाए। जेल में ही रेगुलर शराबियों की हो काउंसलिंग, सपा सांसद ने कहा। उन्होंने उठाई अपनी मांग, कहा शराबियों को 3 महीने के लिए जेल में डाले, उन्हें नशे से मुक्ति दिलाई जाए। खबर चंदौली से है, जहां निकाय चुनाव में पिछड़े आंदोलन का मुद्दा गरमाया। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार पर लगाया पिछड़े उपेक्षा का आरोप। साजिश के तहत आरक्षण को खत्म करने का चला खेल। जिला मुख्यालय पर सपाइयों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। निकाय चुनाव में पिछड़े आंदोलन का मुद्दा गरमाया। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि प्रदेश सरकार पर लगाया पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप। निकाय चुनाव में पिछड़ी आंदोलन का मुद्दा गरमाया है, जिस पर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। वहीं प्रदेश सरकार पर लगाया पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप। बता दें कि सपा के प्रतिनिधि मंडल ने
जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार पर लगाया पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप। ये तो न्यायपालिका का फैसला है विधायक जी। सरकार अपना पक्ष यदि मजबूती से रखी होती तो शायद ये चीज नहीं आती। न्यायपालिका तो फैसला किया था। आपको पता होगा, पुरानी बातों का संज्ञान नहीं लेना चाहते। देश में सबसे पहले मंडल कमीशन की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में लागू हुई। माननीय नेताजी उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री थे। आए दूसरे प्रदेश क्यों नहीं आए? उसके बाद तो आए। तो इनकी नीयत साफ नहीं है। यदि बढ़िया से पैरवी किए होते तो ये आरक्षण तो कोई आज नहीं देने जा रहे हैं, ये तो पहले का था। उस आरक्षण को बचा सकते थे, इनको देना नहीं था, लेकिन बचाने का काम नहीं किया। इनके गलत नीयत की पैरवी ने उस आरक्षण के फैसले में जो निर्णय आ रहा है। जानते हैं कि अब यहाँ इस तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपने अस्तित्व विहीन हो गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे जज अतीत में ये कहते पाए गए हैं कि आप हमारी जनता के बीच रक्षा करिए। तो कोर्ट भी हमारी जो सरकार की मंशा है उसके सामने लचर है, और पिछड़ों दलितों का दंभ जो भरती है यह सरकार, और समावेशी समाज स्थापित करने की बात करती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर सरकार चलाने की बात करती है। तो ये इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। अब धीरे धीरे ये अपना असर दिखा रहा है और धीरे धीरे संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए हम सब लोग लामबंद हो रहे हैं लड़ाई के लिए। खबर बांदा से है, जहां गड्ढा मुक्त सड़क का किया गया रियलिटी चेक। नगर पालिका से कराया गया रोड का निर्माण कार्य। मानक विहीन बनाई गई रोड। के न्यूज के रियलिटी चेक में मानकों की खुली पोल। इसी बीच मऊ से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि मऊ से बड़ी खबर, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि घर में अचानक लगी आग। मऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर में लगी अचानक आग ने एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले। बता दें कि कोपागंज थाना अंतर्गत शाहपुर गांव की यह घटना, जहां एक ही घर के 5 लोग जले। यूपी के मऊ में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग जले हैं। घर में अचानक आग लगने की वजह से हुआ यह हादसा। बता दें कि आग में परिवार के 5 लोग जिंदा जले हैं। कोपागंज थाना अंतर्गत शाहपुर गांव की ये घटना, जहां मौके पर पहुंची पुलिस। बता दें कि यूपी के मऊ में हुआ है दर्दनाक हादसा। अचानक घर में आग लगने की वजह से 5 लोग जिंदा जले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य। सिद्धार्थ, जिस तरीके से घर में आग लगी है, 5 लोग जिंदा जले हैं, कैसे लगी ये आग और क्या कुछ और मामला है पूरा? जी, आपको बता दें कि मऊ जिले के जो कोपागंज था, जहां पे शाहपुर एक गांव था, गांव में लगभग आज जो खाना बनाते समय 3 मड़ैया में आग लगी। जो खाना बनाते समय बताया जा रहा है, जो वहाँ लोग थे कि खाना बनाया जा रहा था और खाने की जो चूल्हे थे उनसे चिंगारी लगी, और एक चिंगारी के बाद एक जो मड़ई होती है उसमें आग लगी, और एक को देखते देखते 3 मड़ई में आग लगी। और वही देखा जाए तो वहाँ पे अभी कुछ 5 लोग सोए हुए थे, जिसमें एक महिला समेत बाकी 4 बच्चे थे। जब आग लगी तो जिसमें 5 लोग पूरे बुरी तरह से झुलस के उनकी मौत हो गई। जी, इस पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, और जो मरे हुए लोग हैं उसमें से कुछ और भी लोग हैं क्या जो जिंदा बचे हुए हैं? नहीं, अगर देखा जाए तो 5 लोग उसमें थे और 5 लोग की उसमें दर्दनाक मौत हो चुकी है। जो आग इतनी भयानक थी कि उनको बाहर निकलने का थोड़ा भी मौका नहीं मिला, और 5 लोग जो 3 मड़ई थी, तीनों में 5 लोग सोए थे, जिसमें एक में 2-3 लोग सोए थे, एक में 2 लोग सोए थे, लेकिन आग बहुत दर्दनाक थी जिससे उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, और 5 लोग की मौत हो चुकी है। जी सिद्धार्थ, जिस तरीके से 5 लोगों की मौत हुई है, उनके कुछ रिश्तेदार हैं या जो आस पड़ोस के लोग हैं, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस पर? अगर देखा जाए तो जो जिनमें मौत हुई है, तो जो जिनका घर था, जो रमेश कुमार का घर था, उनके में कुछ रिश्तेदार भी थे। अगर वहीं देखा जाए तो जो मरने वाले में है अधिकतर 12 वर्ष के हैं, 10 वर्ष के हैं, जिसमें 2 रिश्तेदार थे जो आके यहाँ पे रुके हुए थे, जो जिसमें उनकी भी मौत हो चुकी है। जी सिद्धार्थ, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। बता दें कि घर में अचानक आग लगने से 5 लोगों की मौत हुई है। यूपी के मऊ में हुआ यह दर्दनाक हादसा।
ये सूचना प्राप्त हुई कि ये शाहपुर गांव में एक आग की घटना हुई है। तत्काल यहाँ पर मौके पे मेरे द्वारा कप्तान साहब द्वारा भ्रमण किया गया है और सभी हमारी जो मेडिकल टीम है और फायर ब्रिगेड की टीम है तत्काल मौके पे पहुंची है। और यहाँ पर आने पर ज्ञात हुआ कि एक चूल्हे की आग से जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उस आग के कारण यहाँ पर 5 लोगों की डेथ हुई है और तत्काल उन सभी जो शव हैं उनको आगे कार्रवाई के लिए इसमें कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो हमारे प्रति व्यक्ति जो दैवीय सहायता है वो तत्काल इसमें मुहैया कराई जाएगी। इसमें प्रति पर्सन 4 लाख रुपए की जो दैवीय सहायता धनराशि उसको देने के निर्देश तहसील को दे दिए गए हैं और इसमें समस्त आगे दूसरी कार्रवाई की मदद की जा रही है। ठीक। खबर बांदा से है, जहां गड्ढा मुक्त सड़क का किया गया रियलिटी चेक। नगर पालिका से कराया गया रोड का निर्माण कार्य। मानक विहीन बनाई गई रोड। के न्यूज के रियलिटी चेक में मानकों की खुली पोल। 650 मीटर तक बनाई गई रोड। जिम्मेदारों ने बात करने से किया इनकार। बता दें कि के न्यूज के रियलिटी चेक में खुली है ये पोल। वहीं पुराने आरटीओ ऑफिस के बगल का मामला, गड्ढा मुक्त सड़क को किया गया रियलिटी चेक। के न्यूज के रियलिटी चेक में खुला पोल। वहीं जिम्मेदारों ने बात करने से किया साफ इनकार। बता दें कि पुराने आरटीओ ऑफिस के बगल का है ये पूरा मामला, जहां गड्ढा मुक्त सड़क का किया गया रियलिटी चेक। बांदा में गड्ढा मुक्त सड़क का किया गया रियलिटी चेक। के न्यूज के रियलिटी चेक में हुआ खुलासा। नगर पालिका से कराया गया रोड का निर्माण। वहीं मानक विहीन बनाई गई रोड। बता दें कि के न्यूज के रियलिटी चेक में मानकों की खुली पोल। फिर हमने डीएम साहब से भी बात किया और डीएम साहब ने इसमें कहा कि हम इसमें जांच करा रहे हैं। मतलब जो बजट था, जो हमें बताया गया, लगभग 50 लाख का बजट था 650 मीटर के लिए। 600 मीटर या 700 मीटर जो भी था, उसमें साथ में नालियों का बजट भी था। लेकिन नालियां कहीं भी नहीं पई, जबकि नालियां पहले बनती हैं, बाद में सीसी रोड बनता है। चलिए, मेरे साथ बुंदेलखंड प्रभारी विकलांग संगठन के बुंदेलखंड प्रभारी मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ इस रोड में और किस तरह से आप देखते हैं। ये तो साहब एक ही रोड आप दिखा रहे हैं। बांदा जनपद की जितनी भी रोडें बन रही हैं, वो चाहे नगर पालिका से हो, चाहे पीडब्ल्यूडी से हो, चाहे जिला पंचायत से हो, जिस तरह की आप जिस रोड में नजर डालीजिए, अभी कालू कुआं से चमरौड़ी रोड बना है, जो करोड़ों की लागत से रोड बना है और आगे रोड बन रहा था, पीछे उखड़ रहा था, बना है। रवि भाई साहब ने दिखाया कि हाथों से खोद करके रोड मिटाया जा रहा है, हाथों से खोद रहा है। जबकि जब कोई रोड तोड़ा जाता है, थोड़ी बहुत रह जाता है, टूट जाता है, तो उसको जेसीबी से खोदाया जाता है, तब वो खोदता है। पहले की रोडें में देखता था कि जेसीबी नहीं खोद पा रही थी, अब हाथों से रोड खोद रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। ये रोड जो बन रही है, इसमें से ठेकेदार, अधिकारी, मतलब कुल मिलाकर ये जो सब हो रहा है, सब किलो कमीशन के चक्कर में हो रहा है। और इसमें नेता भी इसमें शामिल हैं। जो भी जी, मैं आपको दिखा दूं कि मेरे साथ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कम से कम 1 दर्जन लोग मौजूद हैं। इस रोड में चलने वाले राहगीर भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं साथ ही कितने मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद थे, पुष्पेंद्र चुनाली जी, और मेरे साथ विकलांग संगठन के बुंदेलखंड प्रभारी मौजूद थे। और किस तरह से उन्होंने जो है इस रोड की गुणवत्ता के बारे में बताया, किस तरह से गुणवत्ता विहीन रोड बनाई गई है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको पूरी तरह रियलिटी चेक कराया। के न्यूज हमेशा इस पोल को खोलता रहेगा। के न्यूज हमेशा इस रियलिटी चेक को दिखाता रहेगा। जिस तरह अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे, उस रियलिटी चेक में अधिकारियों को भ्रष्टाचार को दिखाता रहेगा। के न्यूज इंडिया से पंकज त्रिपाठी, बांदा। खबर बहराइच से है, जहां शहर में फिर चला बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमणकारियों ने की थी न्यायालय के आदेश की अवहेलना। बता दें कि अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से मचा हड़कंप। बंजारी मोड़ स्थित एक मकान पर चला ये बुलडोजर, जिसको देखने के लिए लगी लोगों की भारी भीड़। न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त किया गया मकान। कोतवाली देहात इलाके के बंजारी मोड़ का है ये मामला। बता दें कि एक बार फिर चला बुलडोजर, जिसको देखने के लिए लगी लोगों की भीड़।
न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त किया गया मकान। कोतवाली देहात इलाके के बंजारी मोड़ का है ये मामला, जहां पर बुलडोजर चलवाकर मकान को ध्वस्त कराया गया। बहराइच शहर में फिर चला बुलडोजर। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमणकारियों ने की थी न्यायालय के आदेश की अवहेलना। वहीं बुलडोजर चलने से मचा हड़कंप। बंजारी मोड़ स्थित एक मकान पर चला फिर बुलडोजर। वहीं देखने को लेकर लगी लोगों को भारी भीड़। बता दें कि न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त किया गया ये मकान। कोतवाली देहात इलाके के बंजारी मोड़ का ये मामला। एक बार फिर शहर में चला बुलडोजर। वहीं बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें कि अतिक्रमणकारियों ने की थी न्यायालय के आदेश की अवहेलना, जिसके बाद ये बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। खबर अमेठी से है, जहां मॉकड्रिल में फेल हुआ स्वास्थ्य महकमा। जिला अस्पताल में लगे दोनों ऑक्सीजन प्लांट रहे बंद। बता दें कि मॉकड्रिल में फेल हुआ स्वास्थ्य विभाग। जिला अस्पताल में लगे दोनों ऑक्सीजन प्लांट रहे बंद। सीएमओ ने कहा 10 दिन के भीतर चालू होगा ऑक्सीजन प्लांट। दोनों ऑक्सीजन प्लांट पिछले कई दिनों से हैं बंद। मॉकड्रिल में फेल हुआ स्वास्थ्य महकमा। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मॉकड्रिल में फेल हुआ स्वास्थ्य महकमा। जिला अस्पताल में लगे दोनों ऑक्सीजन प्लांट रहे बंद। मॉकड्रिल में ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल के 2 हैं, वो उसमें कुछ कमी है, तो उसके लिए पहले भी हम लोगों को जानकारी थी और उसके लिए लिखा पढ़ी भी हुई थी। शासन से वार्ता चल रही थी, पत्राचार किया गया था और कल ही शासन ने इस दिशा में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। एक कंपनी साइरेक्स है, उसको अधिकृत कर दिया गया है ऑक्सीजन प्लांट की मरम्मत के लिए। तो उस कंपनी का नुमाइंदा आज आ भी गया था, उसको बुलाया गया था, तो उसने देख लिया है। वो कह रहा है कि हम 1 हफ्ते में इसको ठीक करवा देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैकल्पिक रूप से हमारे पास पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं जिला अस्पताल में, तो कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है जी। खबर श्रावस्ती से है, जहां अवैध मेडिकल स्टोर संचालन पर प्रशासन सख्त। डीएम के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर एसडीएम ने की छापेमारी। बिना लाइसेंस के चलता मिला न्यू नेशनल मेडिकल स्टोर। बता दें कि लाइसेंस ना होने पर न्यू नेशनल मेडिकल स्टोर का किया गया सीज। दवाओं को भी किया गया सीज। प्रशासन की कार्रवाई से दवा व्यापारियों में मचा हड़कंप। अवैध मेडिकल स्टोर पर संचालन पर प्रशासन सख्त। बता दें कि डीएम के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर एसडीएम ने की छापेमारी। दवाओं को भी किया गया सीज। अवैध मेडिकल स्टोर संचालन पर प्रशासन सख्त। श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अवैध मेडिकल संचालन पर प्रशासन सख्त। डीएम के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर और एसडीएम ने की छापेमारी। बिना लाइसेंस के चलता मिला न्यू नेशनल मेडिकल स्टोर। लाइसेंस ना होने पर न्यू नेशनल मेडिकल स्टोर को किया गया सीज। बता दें कि दवाओं को भी किया गया सीज। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से दवा व्यापारियों में मचा हड़कंप। अवैध मेडिकल स्टोर संचालन पर प्रशासन हुआ सख्त। डीएम के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर एसडीएम ने की छापेमारी। अवैध मेडिकल स्टोर संचालन पर प्रशासन हुआ सख्त। डीएम के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर एसडीएम ने की छापेमारी।
बिना लाइसेंस के चलता मिला न्यू नेशनल मेडिकल स्टोर। लाइसेंस न होने पर न्यू नेशनल मेडिकल स्टोर को किया गया सीज, साथ ही दवाओं को भी किया गया सीज। श्रावस्ती से खबर है, जहां पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्यालय पहुंचने पर एसडीएम एसपी ने मंत्री का किया स्वागत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सरदार पटेल के विचारों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अखंड भारत बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। देश के प्रति सरदार पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। बता दें कि श्रावस्ती पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जहां मुख्यालय पहुंचने पर एसडीएम और एसपी ने मंत्री का किया स्वागत। सरदार पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। श्रावस्ती पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्यालय पहुंचने पर एसडीएम और एसपी ने किया स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। बता दें कि राजधानी दिल्ली के अंदर कोर्ट के केस ज्यादा बढ़ने लगे हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने चिंता व्यक्त की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसडीएम ने अस्पतालों का दौरा किया, जिसको लेकर दिल्ली के अंदर जगह जगह अस्पतालों के दौरे किए जा रहे हैं। ऐसे में आज राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में बने संजय गांधी अस्पताल के अंदर एसडीएम और पहुंचे, अस्पताल का दौरा किया, साथ ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी बात की गई। इमरजेंसी वार्ड समेत हॉस्पिटल का दौरे के साथ ही तकरीबन 300 बेड होने की जानकारी देने के साथ भरपूर ऑक्सीजन होने की भी जानकारी दी। मद्देनजर देखते हुए हमने यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस चेक किया और यहाँ पे हमारे एडीएम साहब भी आए थे और हमने जब देखा तो यहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट बेड्स हैं। हमारे पास यहाँ पे 300 टोटल बेड्स हैं, जिसमें लास्ट भी कोविड में यहाँ से 150 बेड्स यूज़ हुए थे। सभी बेड्स पे ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहे हैं। 80 बेड्स पे हमें वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें अभी तक जहाँ तक नज़र आया हमारे पास प्रिपेयर्डनेस काफ़ी अच्छा है एंड जो भी सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। खबर दिल्ली से है, जहां बीती 21 तारीख की रात को मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने 4 साल की मासूम को किडनैप कर हैवानियत की सारी हदें पार करने के बाद झील किनारे फेंक कर फरार हो गया। जैसे इस बात की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली, दिल्ली पुलिस ने लगातार कैमरों की मदद से मुखबिरों के माध्यम से आरोपी को ढूंढना शुरू कर दिया। 6 से 7 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी अनिल पाठक को आउटर नॉर्थ जुरिक्शन से गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और सरकार से मांग की है कि आरोपी को सिर्फ फांसी की सजा मिले। देखिए, मैं आपको भी पता है, हम दिल्ली से गए थे, तो मैं पूना, हैदराबाद और हमारी कमेटी गई हुई थी। उसके पीछे ये हादसा हमारा बच्ची के साथ हुआ है, तो वहां से मैं संपर्क में था। सभी अधिकारियों से मैंने बात की थी। तो हैदराबाद से हम कल पहुंचे हैं, तो कल भी मेरी दिन में बात हुई। दिन में बात होने के बाद रात को उसको अरेस्ट कर लिया गया। बच्ची अभी कलावती हॉस्पिटल में है, उनके पेरेंट्स वही हैं, उनके दादाजी और उनके ताऊ जी वो यहीं पर है। अब आगे की बात यह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से हम जो भी बच्ची के लिए कर सकेंगे, और ये जो पकड़ा गया है मुजरिम, अभी मैं पुलिस ऑफिसर के साथ मेरी मीटिंग है, थोड़ी देर में मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और उसको सख्त से सख्त सजा और दिल्ली सरकार की तरफ से इस बच्ची का केस लड़ा जाएगा। आश्वासन तो सब दे रहे हैं, मगर अभी तक किसी ने भी कुछ किया नहीं है। हम चाहते हैं, परिवार को अभी तक कोई भी फैसिलिटी मिली नहीं है। बच्ची के भविष्य की बात है और परिवार के भी पूरे भविष्य की बात है।
कल को हम और भी हमारी बेटियां हैं परिवार में, उनके हम रिश्ते या किसी के संबंध से जोड़ेंगे तो हम किस तरीके से समाज में चलेंगे और समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। हमारी कोई अभी तक फैसिलिटी किधर से भी मिली नहीं है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली क्या पुलिस कहना ने चाहते हैं, क्या सजा मिले उसे? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम थाने गए थे, जब हमारे को न्यूज मिली तो हमें पुलिस ने ये बताया कि अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, ये आपके पास अफवाह है। फिर हम कर लिया। हाँ, फिर हम दोबारा पता करा तो इधर उधर बताया कि हमारे को जो पुलिस वाले हमारे यहाँ के हैं इलाके के, उन्होंने बताया कि जी बीट वालों ने, गजराज जी ने, कि पुलिस वाले को हिरासत में ले लिया है। फुटेज हमारे पास यहाँ 1 किलोमीटर दूरी की आ रही है कि ये यहाँ पर है मुजरिम, मगर हमारे को पुलिस वालों ने, गजराज जी ने ये बताया कि वो अभी यूपी के अंदर है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारी खास पेशकश राजकाज में देखिए कितने रईस हमारे सीएम। इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में चोरों का आतंक है। सर्दी और कोहरे का फायदा उठाकर चोर दे रहे हैं आपराधिक वारदातों को अंजाम। चोरों को पुलिस और सीसीटीवी कैमरों का कोई खौफ नहीं है। मामला रोहिणी सेक्टर 11 पॉकेट B5 का है, जहां चोर ने चैन से बने एक रिक्शा को चोरी कर लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद पीड़ित ने बताया कि उसका पूरा परिवार पालने का एकमात्र साधन यही ई-रिक्शा था, जिससे पुलिस खोजने में नाकामयाब साबित हो रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार के आगे आर्थिक संकट सामने आ गया है। ये सर रिक्शा चलाता था, रिक्शा घर पे पास खड़ा था और चोर आया। 1 हफ्ता करीबन हो गया मेरे चोरी करके ले गया। और सर वही रोजगार है, मेरे बच्चों का कमाना और खाना पीना। अब मैं सर क्या करूं? और सीसीटीवी कैमरे में उसकी फोटोज भी आ गई, हर चीज़ आ गई, मगर कोई अभी पता नहीं पड़ रहा कि सर वो जो बंदा कहाँ है, कैसे है। अब सर वे अब बताओ क्या करूं? इसके अलावा कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है और आपका? सर कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है। मैं परेशान हूँ, बेबस हूँ। और कोई वो जानकारी नहीं है जो बंदा कहाँ का है, ना कोई मेरी सुनवाई कर रहा, ना कुछ वो मिल रहा। सर पुलिस कोई कार्रवाई कर रही? अब सब कुछ कार्रवाई नहीं है, हो रही है, ना कोई पूछताछ है। मैं सर परेशान हूँ। ठीक, 8-10 दिन से परेशान हूँ सर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सड़कों के निर्माण में कम गुणवत्ता का कार्य करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने इसराना विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि इसराना विधानसभा क्षेत्र के गांव गवालड़ा से नारायणा तक सड़क की मरम्मत करीब 157 लाख रुपए खर्च कर होने का अनुमान है और यह सड़क समालखा के विधायक की प्राथमिकता सूची में दी गई है। इसी प्रकार गांव गवालड़ा से नामुंडा तक सड़क की मरम्मत कर 70 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यह सड़क भी इसराना के विधायक की प्राथमिकता सूची में शामिल की गई है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जिसमें प्रायोरिटी सिर्फ कारपेटिंग का काम होना है, तो हमने कंसर्न एससी और एक्सीएंस को कह दिया है कि विधायकों से। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा साल 2020 और 21 के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के 8,334 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इनके अतिरिक्त शेष बचे 11,218 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके निजी कारणों से अभी तक नहीं हो पाया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बोलते हुए कहा कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है, उन्होंने ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर या तो गलत आधार नंबर जमा किया है या उनका आधार नंबर बैंक खातों से नहीं जोड़ा गया है। इसके साथ ही ऐसे छात्रों को भी छात्रवृत्ति नहीं जारी हो सकी है जिन्होंने अपने आवेदन या दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं। 21 दिनों में छात्रवृत्ति जारी की जाए।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों से आग्रह किया है कि वे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपने बैंक खाते को वेरीफाई करें ताकि पात्र व्यक्तियों को उनकी फसल खराब के नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्तों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि वे संबंधित विधायकों के साथ बैठक कर उन्हें विधानसभा क्षेत्रवार ट्रेजरी में मुआवजे का कितना पैसा पड़ा हुआ है उसकी जानकारी दे ताकि विधायक किसानों से संपर्क कर उनसे बैंक खाता वेरीफाई करवाने में सहयोग कर सके। फसल खराबा आज भी है, पानी खड़ा है, दूसरी फसल की बुआई नहीं हो रही। पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,000 रुपया जहां बुआई नहीं होती थी वहां मिलता। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के प्रदेशाध्यक्ष कृष्णलाल गोदरा की गहलोत सरकार से मांग की है कि प्रिंसिपल डीपीसी 2022-23 9 माह से लंबित है, जिसे तत्काल लागू करें। बजट घोषणा 2021 और 22 में अधिकारियों की समयबद्ध पदोन्नति हो, प्रिंसिपल को मूल वेतन का 15% भत्ता दिया जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया।